बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, इंतखाबी माहौल बनने लग गया और गुज़िश्ता शब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी ने यहीं इसी स्टूडियो में बैठ के कहा कि इंतखाबात बहुत करीब हैं। अब इंतखाबात अगर करीब हैं तो क्या इस इंतखाबी माहौल में हम पगड़ियाँ उछलती देखेंगे या एक दूसरे को तहज़ीब से तमीज़ से मुखातिब करेंगे? तर्ज़ तकल्लुम क्या होगा? इल्ज़ामात देखेंगे या अपनी अपनी कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएँगे? वो नून लीग के लिए भी मौका है, वो पीपल्स पार्टी के पास भी मौका है, वो तो अभी भी इक़्तिदार उनका ख़त्म हुआ सिंध में। वो जनाब मौलाना फजलुर रहमान के पास भी मौका है और वो PTI में जो लोग हैं उनके लिए भी बेहतरीन मौका है कि वो बता सकें वो करोड़ नौकरियां, वो 50 लाख घर और इसके साथ क्या क्या दिया, या इस मुआशरे से वो जो तहज़ीब थी, तमद्दुन था, वो जो आप जनाब था, वो निकाल दिया गया और शहदा को भी न छोड़ा गया। इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ ये बात करेंगे कि वो हिंदुस्तान जिसका मकरू चेहरा एक दफ़ा फिर बेनकाब हो गया और नीलम वैली के एक गाँव से 5 नौजवान जो जड़ी बूटियाँ तलाश करते करते, और वहाँ नहीं पता चलता बाज़ दफ़ा कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, आपके कदम LOC के उस पार हैं या उसके ऊपर हैं, लेकिन उस पर यह कहना कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, वो भी मुँह की खानी पड़ी है। इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले हिस्से में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार अबसार आलम, और ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे आपको वो शख्सियात, उनकी गुफ्तगू, जनाब रिजवान रज़ी, जनाब मोहसिन जमील बेग और जनाब फ़ारूक फैसल ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया अफसार भाई आपके वक्त देने का। ये फरमाइएगा कि जो हालात इस वक्त सियासी हम देख रहे हैं, इंतखाबात भी सर पे हैं, लेकिन वो बाज़ जमातों की जानिब से ये कहना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और एतराज़ात हैं, फिर मौलाना की मुलाकातें और KPK के मामलात, ये क्या सारा कुछ देख रहे हैं अफसार साहब? लेवल प्लेइंग फील्ड से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन क्या है। वो तो आज तक कभी किसी ने की नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद ये है कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं वज़ारत उज़्मा के या किसी और पोजीशन के, और आपकी पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने कोई जराइम का इर्तिकाब किया है और उस पर कानून अपना रास्ता ले रहा है, जो कि इस वक्त तकरीबन तमाम सियासी जमातों के जो बड़े लीडर्स हैं उनके खिलाफ कानून ने अपना रास्ता लिया हुआ, तो पहली लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही पे होगी। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, PTI देख लें, और इन सब के रहनुमाओं के खिलाफ, इवन MQM, सब रहनुमाओं के खिलाफ केसेस हैं किसी न किसी मसले पे, किसी न किसी इशू पे। तो मेरा ख्याल तो लेवल प्लेइंग फील्ड ऑलरेडी मिली हुई है, इसको मजीद कैसे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का ये मतलब है कि पाकिस्तान में, देखें, एक बात तो हकीकत है कि मराकज़ हैं ताकत के मुख्तलिफ, तो मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ अगर किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं या चाहते हैं, और सियासी जमातें इस चीज़ की ख्वाहिश रखती हैं कि उस ताकत के मराकज़ जो हैं वो उनको सपोर्ट करें, तो ये तो वैसे ही एक अनफेयर और अनडेमोक्रेटिक बात है। सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपनी सियासी जदोजहद पे यकीन रखें, आवाम के वोटों पर यकीन रखें और उनके वोटों से मुंतखब होकर आए, ना कि उन ताकत के मराकज़ के ज़रिए मुंतखब होकर आए जिस पर वो हमेशा तनकीद करते हैं और हम भी तनकीद करते हैं। बल्कि गेट नंबर 4 की तो बहुत सारी कहानियां भी हमने ऐਵੇਂ ही सुन रखी हैं ना। जाहिर है वो तो फिर देखे ना, अगर आप किसी के लिए कोई नाजायज़ काम कर रहे हैं छुप के, और आपको उसका सिला कुछ सालों बाद चाहते हैं और वो नहीं मिला, तो ये आप जाने और वो जाने। लेकिन जो मुल्की हालात हैं, जो इलेक्शनरिंग का प्रोसेस है, उस पे तो वही होना चाहिए जो फेयर है, और उस पे किसी को किसी की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, गैर जमहूरी कुव्वत को या उन ताकत के मराकज़ को। अवाम के नुमाइंदे सिर्फ अवाम के वोटों से मुंतखब होने चाहिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती। लेवल प्लेइंग फील्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया क्या है कि ताकत के मराकज़ जो हैं वो उनको कंधों पे बिठा के इक़्तिदार में पहुंचा दें, ये मुनासिब नहीं है।
अफसार भाई, यहाँ कल मेरे स्टूडियोज़ में मुर्तज़ा सोलंकी साहब थे और उनसे भी मैंने यही जब सवाल रखा तो उनका ये कहना था कि पीटीवी पे हम सबको उनके पूरा पूरा हिस्सा दे रहे हैं कवरेज का। तो मैंने जब ये पूछा कि वो किसी और फील्ड की बात तो नहीं कर रहे, तो उनका ये कहना था बाकायदा प्रोग्राम में भी और फिर मुझसे भी कहलवाया कि आप भी दावत दे दीजिए कि अगर किसी को मसला है तो वो आके बयान कर दे। अगर बयान भी नहीं करना और जलसों में इस किस्म का गुफ्तगू करने का अंदाज़ और फिर तंज और फिर इशारे, तो ये कितने ज़हर कातिल है सियासत के लिए? ये सियासत के लिए तो पता नहीं ज़हर कातिल हैं या नहीं है, लेकिन कम से कम मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने मुनाफ़िक़त को एक्सपोज तो कर दिया ना, कि अगर जो लोग जलसों में जो बात कर रहे हैं वो घुमा फिरा के और डका छुपा के वो सामने आके कहें कि जी हमें यहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये हमारे खिलाफ केस नाजायज़ बना हुआ है। उससे तक केसेस नाजायज़ भी हों और होते भी हैं, लेकिन एक एक प्रोसेस है अदालती जो बहुत मुनसिफाना नहीं है, लेकिन वो निज़ाम ऐसा है कि वो मुनसिफाना नहीं है। अगर किसी को टारगेट किया गया तब भी अब केसेस तो हैं ना, वो सब ने क्लियर तो करने हैं और सबके पास अदालत का फोरम भी मौजूद है। अदालत के बहुत सारे फोरम्स हैं, मतहत अदलिया है, फिर हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो उसमें अपने केसेस लड़ें और उनसे क्लियर हों, तो वो तो बहुत अच्छा। और अगर इसके अलावा कुछ और हो रहा है, अगर ये हो रहा है कि आपको कहीं से हलवा मिलना था, अगर मैं थोड़ा सा खुल के बात करने की जी आप जी इजाजत दें, जी जी। तो अगर ये था कि पीटीआई की जो जोड़ तोड़ हो रही है वो किसी सियासी जमात को दे दी जाएगी पंजाब में और केपी में, और वो नहीं मिली और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा है, उसकी बजाय परवेज खटक साहब को केपी में वो मेंबर्स मिल गए और इस्तेहकाम पार्टी को पंजाब में मिल गए हैं। अगर आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं नहीं मिली, तो फिर तो ये मुनाफिकत ही है ना, और तो कुछ नहीं है। और अगर पीटीआई ये बात कर रही है तो पीटीआई ने भी जाहिर है काफ़ी कुछ किया है पिछले कुछ अरसे में, उनके लीडरान के बड़े जराइम हैं और वो अभी सारे जराइम सामने आए नहीं है, तो उन पे केसेस हैं, वो केसेस क्लियर करने पड़ेंगे उनको। इसी तरह अगर पीएमएलएन ये बात कर रही है तो पीएमएलएन के भी रहनुमाओं पे बहुत सारे केसेस हैं, बाज उनमें अभी हनीफ अब्बासी के हक में फैसला आया है जी। और उसमें वो फैसला पढ़े, उसमें कितना क्लियरली लिखा गया है कि ये बिल्कुल ज्यादती थी और एक वेंडेटा था, इंतकाम था ये केस बनाना हनीफ अब्बासी के खिलाफ। इसी तरह राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो केसेस हैं या नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं, उन केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस को तो सुप्रीम कोर्ट को जिन जजेस ने दिए थे वो खुद शर्म उनको इतनी आती है उस फैसले से, जिसमें से सिर्फ एक इजाजुल हसन अभी बाकी बचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कि अभी तक उनकी किसी अदालत में कभी ये केस दोबारा साइट नहीं हुआ, साइटेशन नहीं हुई इसकी। तो इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो का केस है फांसी का, वो कभी उसकी साइटेशन नहीं हुई। तो ये अदलिया के लिए भी जो फैसले नाकाबिले दिफा हैं उनको वो तो तारीख ने भी साबित कर दिया और अदालत ने भी और अवाम की अदालत ने भी साबित कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अदालतों से फैसले जो भी आए, अवाम जिसको वोट देंगे वो कामयाब होगा, तो अवाम पे फोकस करें और अवाम को परफॉर्मेंस का बताएं, अपनी का अपने प्रोग्राम का बताएं, फ्यूचर के नारे ना दें उनको झूठे, और वो नारे जिसपे वो जज्बाती होके घरों में लोगों के घुस के आग लगा दें, वो नारे ना दें उनको। उन नारों ने, उन झूठे नारों ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। इस मुल्क को अगर कोई चीज आगे लेके जाएगी तो वो प्रोग्राम है, वो मैनिफेस्टो हैं, वो मंशूर हैं सियासी जमातों के, जिसमें काबिले अमल वादे किए गए हों और उन वादों को पूरा करने का तरीकाकार भी लिखा गया हो। खाली वादे नहीं हम कि हम दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, हम पेरिस बना देंगे, हम इतने करोड़ घर बना देंगे। नहीं जनाब, आप बताएं कि आपने इतने घर बनाने हैं तो पैसा कहां से आएगा? आपने अगर इतने लोगों को रोजगार देने तो किन किन फील्ड्स में रोजगार देने और वो कैसे पैदा करेंगे कि हमारे बच्चे डिग्रियां उठा के दूसरे मुल्कों में डिंकी लगा के धिक्के ना खाते फिरें। ये सब कुछ करना पड़ेगा, इन सियासी जमातों को काम करना पड़ेगा, सियासी जमातों को। बच्चों को जो 60% है इस मुल्क की आवाम वोटर्स, जो इस वक्त 60% जो है वो नौजवान हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको अच्छा मुस्तकबिल चाहिए, उन्हें अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद चाहिए। ये सियासी जमातें अभी काम करें, मेहनत करें, मंशूर बनाएं, काबिले अमल मंशूर बनाएं और उसको दिखाएं, लोगों को कन्विंस करेंगे इस मंशूर के जरिए इक़्तिदार में आके हम ये करेंगे। नारे न दें, बहुत नारे दे दिए, बहुत बेवकूफ़ बना लिया मीडिया के जरिए, बहुत लोगों को गालियां निकालनी, झूठे इल्जामात एक दूसरे पे लगा दिए, लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी, कर लिया, कुछ नतीजा नहीं मिला उसका किसी को भी, ना ताकत के मराकज को, ना सियासी जमातों को।
आप कुछ अवाम का सोच लें, अपने बच्चों का तो सोच लिया, अपने बच्चों को सबने सेटल करवा लिया बाहर, अब अवाम के बच्चों को पाकिस्तान में तो कम से कम सेटल होने दें। अब सार आलम साहब, अभी आपने जो जिक्र किया गालम, फिर उसमें मियाँ नवाज शरीफ का भी आपने जिक्र किया कि मियाँ साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उनका कहना था कि गाली का जवाब भी नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानब हमने माजी में देखा कि मौलाना फजलुर रहमान पे शदीद तनकीद, जो हम दोहराते भी नहीं हैं, तो उसके बाद एक वफ़द का जाना, अगरचे उनकी खुश दामन के इंतकाल के हवाले से ही गए, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं कि KPK में कोई मामला है, चूँकि गवर्नर साहब समदी भी हैं और गवर्नर साहब जो है वो JUI से हैं, वहाँ के मामलात हैं, वहाँ फील्ड चाहिए उनको लेवल वाली। और इसके साथ साथ अगर ये गालम गलोच न किया गया होता तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुलाकातें नहीं होनी थी, ये तर्क तो करना होगा ना। बिल्कुल दुरुस्त कहा है आपने। और लेकिन मेरा जो मुझे डर है जिस चीज़ का, वो ये है कि PTI ने जो कल्चर इस मुल्क में परवान चढ़ाया है, गंदा कल्चर, और जितने वो मक्कारी और वादा खिलाफी उन्होंने बार बार की है, वो ये भी अभी अगर कंसेशन लेने गए हैं वो मौलाना साहब से, मौलाना साहब की बड़ाई है कि उनसे मिले हैं, वरना जितनी गंदी जुबान, जितना इनका गंदा जहन है उतनी गंदी जुबान थी। अभी रिसेंटली अनटिल रिसेंटली ये इस्तेमाल करते रहे हैं, जो गए हैं वो भी इस्तेमाल करते रहे, उनके लीडर भी इस्तेमाल करते रहे। तो खतरा लोगों को सिर्फ ये है, मुझे भी है, कि ये अपनी जुबान के पक्के नहीं है, इनकी जुबान पे एतबार करना मुश्किल है। ये इंतहाई वादा फरामोश किस्म के इंसान हैं। इस मुल्क के जो ताकत के मराकज़ जिनकी मैं जिक्र करता हूँ, वो इस मुल्क का जो गंदा तरीन अंडा होता है वो उसको उठाते हैं और उसको बेचते हैं मासूम आवाम के सामने, इस तरह के इससे अच्छा अंडा आपने कभी खाया ही नहीं होगा। और अवाम बेचारे उस गंदे अंडे को ले लेते हैं और कुछ सालों बाद पता चलता है कि ये अंडा गंदा है और फिर उसको गंदा कहना शुरू कर देते हैं। तो ये और मैं गाली देने वाले बंदे पे सारी उम्र यकीन नहीं करता। दुश्मन, बहादुर दुश्मन, असूल परस्त दुश्मन वो होता है जो सामने से वार करे, जो किसी उसूल पे जंग करे। जो बंदा गालियां देने वाला हो, दूसरों पे गंदे घटिया इल्जामात लगाने वाला हो, उसका अखलाकी मेयार क्या होगा आप खुद बता दें, आप खुद सोच लें। आपकी गली में, मोहल्ले में कोई बंदा ऐसा रहता है, आपके रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होंगे, सबके होते हैं, जो बात पे बात गंदी एक गालियों वाला होता है, वाकई ठीक कह रहे हैं। और वो झूठे इल्जाम लगाना शुरू करते बजाय अपने बात के जवाब देने के। तो आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी बरादरी में, आपके मोहल्ले में उस शख्स की क्या इज्जत होती है, उस पर कौन एतबार करता है। तो इसलिए ये, और फिर क्या इन लोगों ने माफ़ी मांगी है अपनी गंदी और गलीज जुबान पे? क्या अपनी माँ बहनों के सामने भी यही जुबान इस्तेमाल करते? इतनी गैरत नहीं है इन लोगों में कि अपनी माँ बहनों के सामने जो जुबान इस्तेमाल की है उसमें ना कोई शर्म आई कभी? अगर आई है तो उसका इकरार करे, खुल के करे ना। अपने बच्चों के लिए मिसाल तो बनाए। उनके बच्चों से आप कोई बात नहीं करना चाहता कि तुम लोगों के माँ बाप तो ऐसी गंदी जुबान इस्तेमाल करते रहे जलसों में, लोगों पे झूठे इल्जामात लगाते रहे, उनको गालियां निकालते रहे, उनके खिलाफ ट्रेंड्स बनाते रहे सोशल मीडिया पे, आज भी निकालते हैं, बाहर बैठे हुए जाके आप निकाल रहे हैं, निकाल तो रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों पे एतवार कौन करे, कैसे करे? ये एक मसला बहुत बड़ा है ना। और फिर ये कि उन्होंने तो माफी भी नहीं मांगी अभी तक। वो तो अपनी तरफ से अभी भी बहुत चालाकियां दिखा रहे हैं कि हम जाके फॉर्म पकड़ लेंगे, बाहर निकल के कंसेशन लेके बाहर निकल के फिर गाली निकाल देंगे। मुझे वाकया याद आ रहा था जी, आपने जो बात की है कि 2013 की इंतखाबी मुहिम चल रही थी और इमरान खान स्टेज से गिर गए, उनको चोट लग गई और वो कैंपेन करने के काबिल नहीं रहे, हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। नवाज शरीफ ने उसके जवाब में अपनी इलेक्शन कैंपेन बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जिस मेरा राइवल जो है वो मेरे मुकाबले पे जलसे नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं करूंगा। ये किसी को पता है? बिल्कुल। ये 10 साल पुरानी बात याद है इन चीजों को, जब अपनी माँ बहन की गालियां लोगों को देते हैं, अपने घर से शायद सीख के आते हैं, कहां से सीख के आते हैं, देते हैं लोगों को गालियां जिनको वो जानते भी नहीं है। क्या उनको पता है इस वाक्य का? उसके बाद इलेक्शन जीता है नवाज शरीफ, और इलेक्शन जीतने के बाद उस हॉस्पिटल में गया जहां पे इमरान खान दाखिल था। उस हॉस्पिटल के बाहर इसी गंदी जुबान के तरबियत याफ्ता गंदी जुबान वाले लोग खड़े थे। उन्होंने फिर गंदे नारे लगाए नवाज शरीफ के खिलाफ। नवाज शरीफ फिर भी हॉस्पिटल के अंदर गया, इमरान खान की इयादत की और उनको कहा कि इलेक्शन हो गए हैं, जो हमने मुकाबला करना था कर लिया, अब आवाम ने मुझे मैंडेट दिया, अगले साल आए 5 साल कौम की खिदमत करते हैं।
इमरान खान की जैसे ही तबीयत बेहतर हुई, वो जुलूस लेके इस्लामाबाद पे उन्होंने चढ़ाई कर दी इस मुफाहमत के जवाब में। याद है या आपको ये बिल्कुल लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी 8 महीने नहीं हुए थे नई हुकूमत को आए हुए, जब उन्होंने गालियां निकालना शुरू कर दी बिस्तर से उठते ही। उसके बाद फिर नवाज शरीफ उनके घर गए, इमरान खान के बनी गाला बनी गाला में ये वज़ीर आज़म बनने के बाद, और फिर उन्होंने कहा कि आए कौम को आगे ले, कौम की खिदमत करते हैं। आपके पास केपी है, आप वहाँ कौम की खिदमत करें, हमारे पास पंजाब और वफाक है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, आए हुकूमत करें और लोगों की खिदमत करें। उसके जवाब में क्या इमरान खान ने मांगा? एक सड़क, मेरे घर तक एक सड़क बनवा दें जनाब वज़ीर आज़म साहब। ये है कौमी लीडर का विजन। ऐसा होता है लीडर। और फिर क्या किया? जैसे वो सड़क बन गई, उसके बाद गालियां निकालना शुरू कर दी। ऐसा ही हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अब आप ये बता दें कि ऐसे लोगों पे जो कौमी लीडर बनने के अहल नहीं थे, उनको चंद एक छोटे कद के लोगों ने, जो बड़े ओहदों पर पहुंच गए, छोटे कद और छोटे ज़हन के लोग जो बड़े ओहदों पर पहुंच चुके थे, उन्होंने इमरान को लीडर बनाया और हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, और फिर उन्होंने खुद भी भुगता उसको, आज तक भुगत रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। माफी मांगी कौम से, आगे ना करने का वादा किया, ऐसा अभी भी उसको सपोर्ट मिल रही है सिस्टम के अंदर से, अभी भी मिल रही है सपोर्ट उनको सिस्टम के अंदर से। तो ठीक है, अगर ये करना है तो फिर करें और एंजॉय करें हाइब्रिड निज़ाम को जो चल रहा है। ये तो आपने जो बात सारा आलम साहब की ना, कि सिर्फ ज़बान की गलाजत ही नहीं, बल्कि तो हमने प्रैक्टिकली ताफुन देखा ये रेड जोन के अंदर, और न जाने क्या कुछ देखा। वो अब्दुल करीम सिद्दीकी और मैं तो उस पर सर्वे करने निकल पड़े थे। मैं तो वो ज़बान पे लाना चाहता हूँ। किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे नहीं तबसरा कभी भी करता ना मैं करूँगा। बस मैं तो ये कहता हूँ, जो पब्लिकली उन्होंने जो ज़ुबान दराजी की, इस मुल्क के नौजवानों को बजाय शऊर देने के, उन्हें तहजीब देने के, यार अपने बच्चों को कौन गाली सिखाता है? कोई माँ, हम खुद भी गाली निकालते ही होंगे। आप जवाद साहब दोस्तों के साथ बैठ के प्राइवेट लाइफ में गालियाँ निकालते ही होंगे ना। हम अपने बच्चों के सामने तो नहीं निकालते, उनको सिखाते तो नहीं है कि गाली दो, उन्हें तहजीब भी सिखाई जाती है। किस तरह के ये लोग हैं, इनकी उम्रें 80-80 साल के होने वाले हैं ये लोग, और वो जलसों में खड़े होकर गालियां निकालना सिखाते हैं, और फिर उनको बैठ के ट्रेंड बनाना सिखाते हैं कि ये गंदी तस्वीर लगाओ, इसके नीचे ये गाली लिखो, आज फलाने बंदे को टारगेट कर लो, आज फलाने बंदे को टारगेट कर लो। हमारी माँ बहनें नहीं थी, हमारी जिंदगियां नहीं थी, हमारे खानदान नहीं थे। किस बुनियाद पे, किस बात पे इन 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 सियासी लीडरों ने अपने चंद घटिया जर्नैलों और जजों के बलबूते पर ये सब किया? जो रिटायर हो अपने घर जा चुके, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, या बाहर की दुनिया में जाके शॉपिंग करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से पेंशन लेके। चले छोड़ें, आपका प्रोग्राम है सरकारी टीवी पे, पता नहीं कितना आप चलाएंगे, कितना नहीं नहीं नहीं, जितना अभी तक हुआ वो चलेगा जितना अभी तक हुआ वो चलेगा। मुझे अब सारा आलम साहब चले, आपका वक्त मैं ज़्यादा नहीं लेता। ये मुझे बताइएगा, कश्मीर का इशू हो, कल हमने यौम स्याह मनाया, लेकिन ये जो अब नीलम वैली के 5 नौजवान जो गलती से चले गए, और उसके बाद हिंदुस्तान का वो फॉल्स जो ऑपरेशन शो किया गया, फ्लैग ऑपरेशन, उसके हवाले से भी अब डंडोरा वो उल्टा पीट रहे थे और सब कुछ अयां हो गया। क्या देख रहे हैं, बैनुल अक़वामी ताकतें क्या चाहती हैं, और ख़ास तौर पे फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, इस पे सिर्फ हम जुलूस ही निकालते रह जाएंगे? हाँ बिल्कुल, जुलूस कहाँ निकाल रहे हैं? अब पूरी दुनिया में आधी रात को जुलूस निकले हुए थे मुसलमान मुल्कों में। हमारे यहाँ क्या है, हम सो रहे थे, हम नेटफ्लिक्स देख रहे थे, हम यूट्यूब देख रहे थे, हम पार्टी कर रहे थे। ये तो मुनाफिक तरीन कौम है हम दुनिया की, आई एम सॉरी टू से दैट, मुनाफिक तरीन कौम है, और हमारी लीडरशिप इंतहाई अहमक है। एक इतना अच्छा मौका आया था जब वाजपेयी लाहौर आया, मीनार पाकिस्तान पे उसने हाजिरी दी। मीनार पाकिस्तान पे हाजिरी देने का मतलब क्या है, डफर्स को पता है किसी को? या तस्लीम कर लेना सारी चीज़ें। बिल्कुल, एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी का लीडर मीनार पाकिस्तान पे जाके हाजिरी देता है, इसका मतलब किसी डफर को पता है? हम भी वही मौजूद थे, मुझे याद है। बिल्कुल ठीक है। तस्लीम किया उसने, पाकिस्तान को तस्लीम किया उसने, अपने और अपने जैसे इंतहा पसंदों की माजी की सारी बातों को की नफी कर दी। हमारी बराबरी थी उस वक्त, पैरिटी थी इंडिया के साथ, क्योंकि हम न्यूक्लियर डेस्टिनेशन कर चुके थे, और वो हमसे अमन चाहता था, हम अमन कर लेते, हम इन कश्मीरियों को मिलने देते आपस में।
वो इंसान नहीं है कश्मीरी जो दोनों तरफ रहते हैं, वो मुसलमान नहीं है जो दोनों तरफ रहते हैं। हमने क्या किया? हमने अपनी हराम की कमाई के लिए, हमने अपने ओहदों के लिए, तरक्कियों के लिए चंद जर्नैलों ने फैसला किया और कारगिल कर दिया। किया कि नहीं किया? पाकिस्तान की माओ के 2000 जवान बच्चे अपना खून देंगे इस धरती को, किस मकसद के लिए? मकसद सिर्फ ये था कि गंद डालना था, तरक्कियां लेनी थी, खुद कब्जा करना था और पैसा कमाना था। 4 जर्नैलों ने, जिनको सबको तरक्कियां मिली। जाने देंगे आप ये पीटीपी पे जो मैं बात कर रहा हूँ? जाने दें, पता चलने दे लोगों को कि उन चारों को तरक्कियां मिली बजाय उनका एहतसाब होने के। उसके बाद से लेके आज तक हमारा कश्मीर का मसला हम दहशतगर्द करार दे दिए गए, उठ नहीं सके हम 99 के बाद कश्मीर के मसले पे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद इमरान खान साहब दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आए वहां से, अमेरिका से, कमर बाजवा के साथ दोनों मिलके इस कश्मीर का सौदा करके आए, जिसके बाद इमरान खान और बाजवा दोनों मुजरिम है कश्मीर के लेटेस्ट, जिसके बाद कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया मोदी ने। उसने आर्टिकल 378 को खत्म कर दिया अपने आइन में से, 35A की खत्म कर दी, कश्मीर की अलग हैसियत खत्म कर दी। हमारे यहाँ कुछ बोला, हमें कहा धूप पे खड़े हो जो आधे घंटे के लिए इमरान और बाजवा ने तरक्कियां पानी है। नहीं, हमने एक मिनट के लिए, अफसार साहब 1 मिनट के लिए खामोश रहना सीखा था ना पार्लियामेंट के आगे आके। 1 मिनट नहीं, आधा घंटा था भाईजान, आधा घंटा। पता नहीं सरीना से सामने घड़ी उतारी कि नहीं उतारी, जो हमारे मुंह पे हर सेकंड चपेट मारती थी, और वो घड़ी लगा दी। वाह कितना बड़ा हमने काम किया, घड़ी लगा दी, आधा घंटा धूप में खड़े हो जो कश्मीर के लिए। और खुद इमरान और बाजवा और उनकी सारी फैमिली मिलके दोनों की वो माल बनाने पे लगी हुई थी, और अब छुट्टियां मनाते हैं लोग, फिर मिलते हैं ना उनको। ये वैसे घड़ी जो है वो लेके नहीं बैठ गई? सिर्फ घड़ी नहीं, हमें बदनीयत ही लेके बैठी है। इस मुल्क के हुक्मरानों की बदनीयत ही हमें लेके बैठी है। उनके अंदर का लालच पैसे का और ओहदे का, वो हमें लेके बैठा है बस। ओहदे का लालच, पैसों का लालच लेके। बहुत शुक्रिया जनाब अफसार आलम आपके वक्त का। नाज़रीन यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ शख्सियात उनसे मुलाकात करवाएंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी पूछेंगे कि पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उनमें सियासी जो कशीदगी है उसको कम से कम मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है और वसीउल कल्बी का मुजाहरा कैसे होगा। ये ब्रेक के बाद बातें करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. पैंथर टायर लेवल ही हो रहा है। There is a new king in town. पैंथर टायर लेवल ही हो रहा है। नाज़रीन आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले जनाब अफसार आलम हमारे साथ थे और वो बड़ी तल्ख जो हक़ाइक़ थे, तल्ख बातें कर रहे थे, लेकिन वो हकीकत पे मबनी था। ये वाज़े तौर पे हमें देखना होगा कि वो अहले सियासत हों, वो जजेस हों, जर्नैल हों, जर्नलिस्ट हों, या किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ हो, मनमानी, बदनीयती कोई भी करे, डेफिनेटली उसकी मज़म्मत होनी चाहिए और उसको रोकना भी चाहिए और रुकना भी होगा। अगर मेरे पास कुछ ताकत है तो मुझे तो सबसे ज़्यादा खौफ अल्लाह का होना चाहिए कि वो ले भी सकता है। और फिर हमने देखा बड़े बड़ों की ताकतें हो गई, जो खुदा के लहजे में बोलते थे अब वो क्या कर रहे हैं, साइकिलें ही चलाएंगे। लिहाजा ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पे अब ब्रेक के बाद मैं वेलकम करूंगा सीनियर जर्नलिस्ट जनाब फ़ारूक फैसल ख़ान, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी, बहुत शुक्रिया रज़ी साहब आपका
रज़ी साहब आपसे चले शुरू करता हूँ। फ़ारूक फैसल खान साहब हमेशा ही कहते हैं कि जो दूर बैठे हैं उनको पहले वक्त दे दिया करें। तो रज़ी साहब इंतखाबी माहौल बन रहा है, पे मिलेंगी। यहाँ पे म्यूज़िकल फेस्टिवल भी था, वो हमने कैंसिल कर दिया बिकॉज़ ऑफ फ़लस्तीन। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे खाना, सकाफ़त के लिहाज से चीज़ें और बहुत अच्छा यहाँ पे उनको बच्चों के लिए ख़ास तौर पे चीज़ें हैं करने को। तो बुध से यहाँ पे चाय का फेस्टिवल भी शुरू हो रहा है। तो पूरा ग्राउंड में आप देखेंगे कि वहाँ पे चाय के स्टॉल लगे हुए हैं। तो लाहौर वालों से बिल्कुल पुरज़ोर किस्म की रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आएँ, एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएं। मुझे पक्की उम्मीद है कि वहाँ से खुश होके जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये जो सियासी तलखियाँ हैं, कशीदगियाँ हैं, और ख़ास तौर पे अब तो हमने देखा कि मौलाना की जो है वो इमामत में नमाज भी अदा हो रही है। तो क्या देख रहे हैं कि बाहमी शीरो शक्ल सब रहने लग जाएंगे या तलखियाँ मज़ीद उसके खदशात हैं, इम्कानात हैं? देखिए, ये तलखियां जो हैं ये बुनियादी तौर पे एक नया फैक्टर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और उसको हम कहते हैं सोशल मीडिया। ये उसकी वजह से है। सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज को मैग्नीफाई करके अर्ज किया जाता है। आज मैं एक जगह पे कुछ बच्चों से खिताब कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है आप इसको कैसे देखते हैं। तो मैंने अर्ज किया कि इस हॉल के अंदर इस वक्त 1000 लोग मौजूद हैं और सिर्फ 4 लोग खड़े होके गालम गलोच करना शुरू कर दें, तो अंदर लोग बैठे हुए जो होंगे, जो उनके मुंह नहीं लगना चाह रहे होंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे और वो लगेगा जैसे वो चारों इस पूरे हॉल के नुमाइंदा हैं। और बाहर से आने वाला कहेगा कि देखें यार, यहाँ पे तो गालम गलोच हो रही है, चलो यहाँ से आगे चलते हैं। तो 1000 लोगों को वो 996 लोगों को वो 4 हॉस्टेज बना लेंगे। सोशल मीडिया की भी कोई ऐसी ही पोजीशन है इस वक्त। उसके ऊपर जो शख्स ज्यादा बुलंद आहंगी से और बुरे अल्फाज के इस्तेमाल से आके रूबे अमल होता है, वो शख्स जो है वो सबसे ज्यादा तवज्जो पा जाता है। आप शुस्ता तरीके से बात कीजिए, आपकी बात सुनी नहीं जाती। ये आपके पास बैठे हुए कैसा शानदार कैरियर है फरूक फैसल खान साहब का, एडिटर रहे हैं, जब रिपोर्टर थे तो नामवर रिपोर्टर थे। इन्हें कहीं व्लॉग करें, और ये व्लॉग करेंगे जर्नलिस्टिक एथिक्स के अंदर रहते हुए। जुबान जो है ये इंतहाई सुथरी इस्तेमाल करेंगे, इनका व्लॉग नहीं देखा जाएगा क्योंकि इन्होंने झूठी बात कोई करनी नहीं है। और नतीजे के तौर पे वो सोशल मीडिया का जो मिजाज है उसमें ये फिट नहीं बैठेंगे। यही मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो एक नया फैक्टर आया है, वो एक फ्रिवलस फैक्टर है, वो एक झूठ का फैक्टर है। उस फैक्टर को आप माइनस कर दीजिए तो सारे हंसी खुशी ही रह लेंगे, कोई मसला नहीं है। चीजों को मैग्नीफाई कर दिया जाता है नेगेटिव तरीके से इतना ज्यादा कि पॉजिटिविटी जो है वो थोड़ी देर के लिए गहना जाती है, डाई डाउन हो जाती है, थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन पॉजिटिविटी ने जिंदा रहना होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो दुनिया ही पॉजिटिविटी के ऊपर तख्लीक की है, तो ये हो नहीं सकता कि वो डाई डाउन हो जाए, उसने जिंदा रहना है। बस इसको माइनस करते जाइए तो बेहतरी है। फ़ारूक फैसल खान साहब, जिस तरह रिजवान रज़ी साहब भी ये फरमा रहे हैं कि ये जो अब आ गया, ये चलता फिरता एटम बम ही मैं तो कहूँगा आजकल, ये जो जहाँ मर्जी पटाखा फोड़ दे, और जिस तरह बात की भी कि एक हॉल में 4 लोग 1000 पे हावी हो जाते हैं, और फिर वो जो 1000 में से मैं तो ये थोड़ा सा इजाफा भी करूँगा कि 1000 में से वो 200-300 तो उसकी ख़ुद तरवीज व इशात का एहतमाम कर रहे होते हैं वीडियो बना के और फैलाने के लिए। लिहाजा ये जो हम लगने पे आ जाते हैं कि बस लगा हुआ है बंदा या हर तरफ इस तरफ, क्या हल है इसका, और अहले सियासत को अपने कारकुनों को किस तरह तरबियत याफ्ता बनाना चाहिए? जवाद साहब, पहले तो रज़ी साहब का शुक्रिया इतने अच्छे अल्फाज बोलने के लिए मेरे बारे में। और जो आपका सवाल है, ज़बान की तलखी, ज़बान की गिरावट,
चाहे वो सहाफ़त में हो, चाहे वो सियासत में हो या किसी और शोबे में हो, हम इसका जायज़ा ले लेते हैं कि ये शुरू कहाँ से हो। ये तो नहीं हम कह सकते कि ये हमेशा ही नहीं थी। पाकिस्तान की सियासत में या सियासत दुनिया भर की सियासत में तलखियाँ होती हैं, लेकिन वो एक बहुत महदूद मुद्दत के लिए होती हैं कि जब आप इंतखाबी मुहिम में जा रहे होते हैं उस वक्त इल्ज़ाम तराशियाँ भी होती हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो है मुँह से ना निकाला जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए जिसके असरात जो हैं वो नौजवान ज़हनों पर पड़े। देखिए, जो भी शख्स बोलता है, जो लिखता है, उसे ये सोचना चाहिए कि उसके बोलने का इम्पैक्ट ज़रूर है, उसके लिखने का इम्पैक्ट ज़रूर है, चाहे वो 10 बंदे सुने या देखें या चाहे वो हज़ारों की तादाद में देखें। अब आ जाते हैं कि जो जिसका हम इस वक्त शिकार हैं, और इसमें हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। दो चीज़ें पाकिस्तानी माशरे में पैरेलली जो है ना वो डेवलप हुई हैं और बड़े डिज़ाइन के साथ वो डेवलप की गई हैं। एक है सोशल मीडिया और दूसरा, क्योंकि बहरहाल मैं कहूँगा अगर यहाँ पे उनका भी कोई नुमाइंदा होता तो मैं उससे गुफ्तगू भी कर सकता और बहस भी कर सकता। दूसरे हैं इमरान खान। आप दोनों का देख लें कि पाकिस्तान के माशरे में जो है किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, सोशल मीडिया प्लस इमरान खान। और फिर दोनों की ज़बानें देख लें, दोनों ने ज़बान क्या इस्तेमाल की है कि इमरान खान साहब को जिन लोगों ने तैयार किया था, उन्होंने बेसिकली उन्हें तैयार किया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और उस वक्त नवाज शरीफ जो है वो पॉपुलर लीडर थे, और उन्हें जो ब्रीफ किया गया था, उन्हें ये कहा गया था कि पंजाब में जो है ना वो बढ़त पसंद की जाती है कि आपने जिसको मुखातब करना है, जिसको उसे ललकारा मारे, उसे मुखातब करें, उसका ओए तोए करें, उसकी तौहीन करें, उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोगों वो तासर ये दिया गया था कि यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकता, उसका नतीजा ये निकलेगा कि कारकुन भी बात करेंगे, हमायती भी बात करेंगे और दूसरा बंदा जो है वो डिग्रेड होगा। तो उसी मॉडल को लेके जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, और जाहिर है कि जैसे कायद करेगा, जब क़यादत करेगी इस तरह की बात, तो कारकुन भी उसी तरह करेंगे। आप इसका अमल आप दूसरी जानब देख लें, आप दौरे हाज़र के लीडरान देख लें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है अपनी, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी पॉलिसियों से भी इख्तलाफ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हमेशा शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करेंगे। वो अपने मुखालफ के बारे में भी बहुत इशारे कनाए में बात करेंगे कि जो जाके डूंगी साक जड़ी है ना वक्की दे विच लगेगी, लेकिन कोई भी सिकाहत से जो इस तरह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आपने तैयार ही इस तरह किया है अपनी सारी फॉलोअर्स को कि आपने बोलना भी यही है, लिखना भी यही है, तो फिर वो सारा माहौल उसके सामने आ जाता है। अब आ जाती है बात कि इसका तदारक कैसे होगा। देखें जी, इसका तदारक तो जो है इमरान खान साहब को अपनी पार्टी में ख़ुद करना चाहिए, और जो कल मौलाना फजलुर रहमान से परसों मुलाकात हुई, लगता है यहीं से बात करते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार जनाब मोहसिन जमील बेग हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम सलाम जी, खैरियत से आप? जी अल्लाह का शुक्र। बेग साहब, गुफ्तगू ये हो रही है कि आगे इंतखाबी माहौल बन रहा है, लेकिन अहले सियासत की ज़बान दराजियाँ, इल्ज़ात, और कुछ देर पहले अफसार आलम साहब कह रहे थे कि हमने वो कुछ देख लिया कि जिसके बाद तो बस अब नौजवान नस्ल को हम क्या देंगे। ये फरमाइएगा कि ये ज़बान दराजियाँ जो हैं, इन्हें वापस लाना और अमन और तहजीब, उसका प्रचार नज़र आ रहा है आपको मुस्तकबिल करीब में? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली तो माशरे को जिस तरीके से सिखाया गया पिछले 5-6 साल में, जो माशरे में हमारे नॉर्म्स थे, फैमिली सिस्टम था, उसमें एक रिस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो हमारे माशरे में बड़ों की, छोटों की, घर में फैमिली के साथ। लेकिन कुछ नामनाद लीडर्स ने एक ऐसा फलसफा बयान कर दिया फैमिली के अंदर और बच्चों को। अब आप देखिए कि जो भी घर का सरबराह है वो फाइनल डिसीजन मेकर होता है, क्योंकि उसने बाहर की हालात को भी देखना है, घर के हालात को भी देखना है। लेकिन यहाँ अब ये सिस्टम हुआ कि जो घर के बच्चे हैं वो बताते हैं कि किस पार्टी को वोट डालना है, हालांकि वो प्रैक्टिकली ना घर चला पा रहे हैं, ना बिजली के बिल दे पा रहे हैं, ना स्विच गैस उन्होंने दी है। घर की खातून जो है, जब वो कहती है खामद को और फोर्स करती है कि आपने इधर जाना है, और पॉलिटिकल एक सोच जो कि सोशल मीडिया पे गलत बयानी और फेक न्यूज और एक गलत प्रोपेगेंडा को ध्यान में रख के बनाई गई है, तो ऐसे हालात में हमारा जो सोशल फैब्रिक था वो बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो ये तो लीडरों का काम होता है नेशन बिल्डिंग करना और अखलाकियात का दर्ज ज़बानी अगर आप दें तो उसका इसलिए फायदा नहीं है कि जब तक आप प्रैक्टिकली लोगों को अखलाकियात नहीं सिखाते तो फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होता है, जिसका ये बिगाड़ आपने देख लिया और अभी आप देख भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और जो बदतमीजी सोशल मीडिया पे की जाती है उसके पीछे एक पूरा एक माइंडसेट है
और ये हमारे अदारों को ये सोचना चाहिए, जो 5th जनरेशन वॉर है वो किस तरीके से लड़ी जाती है और किस तरह फेक न्यूज और फेक ट्रेंड चला के और किस तरीके से इंटरनेशनल फोर्सेस जो है बाहर से पैसे दे के फेक अकाउंट के जरिए हमारे माशरे के अंदर वो डिवाइड और वो बिगाड़ पैदा करते हैं कि घर घर लड़ाई पड़ गई। तो इस चीज को आपने मद्देनजर रख के इसकी इस्लाह के ऊपर आने वाले दिनों में काम करना है। सही। बेग साहब, मौलाना की तरफ पीटीआई के लोग चले गए, उधर नवाज शरीफ साहब ने जलसे में ये कहा कि गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि इंतखाबी माहौल में सियासी कशीदगी जो है वो नहीं होगी, या सारे मिलजुल के और फिर ये गिले भी नहीं होंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड के भी गिले आते हैं जी हमारे पास नहीं है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो पार्टीज पीडीएम की पेरेस आया, इन्होंने गवर्नमेंट भी की है और एक अलायंस बना हुआ था। ये इलेक्शन तो नेचुरली सबने अपने अपने तौर पर लड़ना है, लेकिन किसी की बुराई या बदकोई या उसको क्रिटिसाइज करके ये माहौल खत्म होना चाहिए। और आपने ये बताना है कि आपने फ्यूचर का इस कौम और इस मुल्क को वे फॉरवर्ड फ्यूचर के पास आपकी क्या प्लानिंग है वो बताइए। और अगर आप ये कहें कि प्लेइंग फील्ड नहीं है, मैं आपका इशारा समझ गया, वो उन्होंने 15 साल गवर्नमेंट की है और उनके पास प्लेइंग फील्ड बहुत बेहतर है। तो ऐसा कोई अभी कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि एक पार्टी को फेवर होगी और दूसरी रह गई। जिसको फेवर हुई उसके साथ ज्यादती भी हुई थी। तो अगर आप ध्यान में रख लें कि एक ज्यादती का अजाला हो रहा था, उसमें कोई लेवल प्लेइंग फील्ड डैमेज नहीं हो रही, रहेगी मौलाना साहब वाली बात। अब देखिए ये अल्लाह का कानून है और अल्लाह की हिकायत है। इतने बड़ी बोल नहीं बोलने चाहिए कि आज आप जिस शख्स को आपने 5-6 साल हर जलसे में आपने उसका नाम बिगाड़ा और उसके ऊपर जो बातें आपने की, आज अल्लाह ने आप मदद लेने वहां पहुंच गए। और मैं हैरान हूँ इस जमात पे कि थोड़ी सी तो इंसान को शर्म होती। यहाँ तो इतनी बड़ी बात ना करें, ये तो खुदाई दावे कर रहे थे, अल्लाह को चैलेंज करने वाली बातें कर रहे थे। आज इनको वो जरूरत पड़ गई कि ये एनआरओ के हर रोज ये तकरीर करते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अल्लाह ने वो ताकत ही इनको नहीं दी कि ये एनआरओ दे सकता। और जिसके जहन में इतना इंतकाम और एहतसाब और इतना जहर भर दिया हो, वो आखिर में एंड वही था जहाँ पे आजकल वो है। तो ये तो फिर ऊपर वाले के फैसले हैं। एनआरओ जिसको ये कहता था मैं कभी नहीं दूंगा, खुद मांगने फिर रहा है। तो बस ये मकाफात अमली इसको कह लीजिए। बेग साहब, वैसे एक वादा ले लूँ आपसे कि आमने सामने बैठ के किसी दिन खुल के गुफ्तगू ना कर लें। फैजी साहब, वैसे तो आप हुक्म करते हैं तो मैं बिल्कुल, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। नहीं, मैं फिर खुद हाजिर होकर आपको मनाने आऊँगा। बहुत शुक्रिया बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। रिजवान रज़ी साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई, अभी थोड़ी देर पहले अफसार आलम साहब भी यही कह रहे थे कि शायद वो जिस तरफ से आवाज़ आ रही है उनको केपी के खटक साहब के हवाले जो किया गया है या वो आगे आ रहे हैं, इसी तरह साउथ पंजाब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में लोग जा रहे हैं, तो उनको शायद ये उम्मीद थी कि ये हमें दे दिए जाएंगे ये इलेक्टिबल्स। तो क्या नज़र आ रहा है आपको? वैसे देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड लोगों को उस वक्त तो याद नहीं आई जब 2018 के इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी वो जेल में थी और इलेक्शन हो रहे थे। उस वक्त भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए थी ना। नंबर 1। नंबर 2, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इस बात का मुतालबा करने को तैयार हूं और कायद फरूक फैसल साहब जो है उनके साथ मिलने के करने को तैयार हूं कि जनाब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए और वोटर को फैसला करने की इजाजत दी जाए। मतलब कि चेयरमैन पीटीआई को रिहा कर दिया जाए और वोटर को फैसला करने की इजाजत दी जाए कि वो उन्हें मुस्तरद करता है। लेकिन रास्ते में मेरे 9 मई खड़ा हुआ है। 9 मई के मैं मुल्जमान को अगर नजरअंदाज कर दूं, उनको माफी दे दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ये आइंदा के लिए सर्टिफिकेट दे दूं कि कोई भी शख्स उठे, 2-2.5 हजार तलंगों का एक ग्रुप ले, किसी भी कौमी इदारे के ऊपर चढ़ाई करे, उसके कारकुन उस कौमी इदारे का गेट तक जाके कबाड़िए को 8,500 में बेच आए और उसके बाद वो आके कहे कि गलती हो गई है
और अब आप ये हुकूमत का जो सेहरा है, हार है, वो मेरे गले में डाल दीजिए और जनाब मुझे आप जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए, ये कोई भी शख्स। और ये ज़हन में रखिए कि फिर इस तरह के बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे, आप मुल्क को खुदा न खास्ता, और मेरे मुंह में खाकम बदहन में इतने एहतियात के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं, आप मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहते हैं। देखिए, जिन्होंने कौमी यादगारों के ऊपर शुहदा की यादगारों को नहीं बख्शा, यार आप अंदाजा करें, जिन्होंने अपनी जिंदगियां आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान की, दुश्मन के सामने खड़े होके उनकी यादगारों को नहीं बख्शा उन्होंने। आप कहते हैं कि बस वो गलती हो गई, उसको माफी दे दें और उन्हें सियासी अमल का हिस्सा बना दें और यूं लेवल प्लेइंग फील्ड। सर, दिस इज नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। आप जो है वो इस मुआशरे के अंदर खुदा न खास्ता खाना जंगी की इजाजत मांग रहे हैं। कोई मुआशरा इस बात की इजाजत नहीं दिया करता। जवाद फैजी साहब, आपकी मेरे से ज्यादा तारीख के ऊपर नजर है। कोई मुआशरा इस तरह की किसी हरकत की इजाजत नहीं दे सकता, वरना वो मुआशरा अपना वजूद कायम रखने का जवाब खो देता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। 9 मई के मुल्जमान से सरफे नजर नहीं होगा। बाकी आप में फारूक भाई मिल के ये आवाज उठाएंगे कि तमाम के लिए बराबर के मौके होने चाहिए इलेक्शन के अंदर। फारूक फैसल खान साहब, ये चले लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा आजकल हम सुन रहे हैं, तंज भी, तानो तशनी भी, इल्ज़ामात भी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुतालबा करना तो बहुत आसान है, मैं भी मुतालबा कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, रिजवान साहब भी कोई मुतालबा कर रहे थे। लेकिन भाई सिर्फ मुतालबा कर देना काफ़ी नहीं है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जब ये मुतालबा नहीं कर रहे, आप ये शिकायत लगा रहे हैं। पहले तो ये है कि जो शिकायत लगा रहा है वो बताए तो सही शिकायत है क्या। पहली 2 तरफ से शिकायत आ रही है, एक तो पीडीएम की साबिक़ इत्तेहादी जमात की तरफ से भी आ रही है और पीटीआई की तरफ से भी आ रही है। जहाँ तक मामला पीडीएम की साबिक़ इत्तेहादी जमात का है, तो भाई वो तो खुद ये सारा सेटअप बना के गए हैं 16 माह से। वो कल हमारे प्रोग्राम में ये बात हुई, मैंने वो कल आपका वो प्रोग्राम देख रहा था, वज़ीर इत्तलात का वो जो आप इंटरव्यू आपने किया था, उसमें भी ये बात हो रही थी। आपने भी, और ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदार तो वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने इस आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहा कि जनाब इस प्लेटफॉर्म पे आगे बता दें, कोई बताए तो सही कि आप चाहते क्या हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या? अब इशारों कनायतन में आप मुतालबा करते हैं और अंदर बंद कमरे में जाके, जैसे आपने या पता नहीं किसी ने भी ये जो कहा है कि केपीके में खटक जो हैं वो नहीं गए पीपल्स पार्टी में, जहांगीर तरीन एंड कंपनी नहीं गई, वो इस्तेकाम में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो इसमें मौजूदा जो सेटअप है, हुकूमत जो है, उसका क्या कसूर है? उसने उनको वहाँ पे भेजना है। अब आ जाते हैं बात वो अपना दूसरी पार्टी की कि जी वो भी बताए कि उसका क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड का मेयार, क्या चीज़ जो उन पर मुकदमात बने हैं। देखिए, जहाँ तक तो अगर कोई सियासी मुकदमात है तो मैं भी, रिजवान भी, आप भी, हर बंदा, हर ज़ी शऊर आदमी, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हामी है या मुखालिफ, वो तो कहेगा और उसे कहना भी चाहिए कि सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाए। लेकिन फिर वो जो दरमियान में 9 मई लवा आ जाता है, उसका आप क्या करेंगे? आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? देखिए, अच्छा, माफ़ी भी नहीं मांगी, माजरत भी नहीं की, उल्टा जस्टिफिकेशन देते रहे, हमेशा ये कहते रहे कि आपने मुझे गिरफ्तार किया तो फिर तो ये होना था, ये तो पब्लिक रिएक्शन था। अच्छा जी, ठीक है जी, आपकी गिरफ्तारी पे पब्लिक रिएक्शन था, तो क्या कानून ने अपने हरकत में नहीं आना? कानून ने अपना स्टेप नहीं उठाना? तो ये मैं समझता हूँ कि जो लोग, ओपन ट्रायल होना चाहिए, सबको अपना मौका मिलने चाहिए अपने सफाई के भी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी सियासी ज़रूरियात हैं या सियासी ज़रूरियात के तहत आप इतने इतने बड़े जो है मुल्ज़मान को, अभी तो मैं मुल्ज़मान कहूँगा, आप छोड़ दें। जब ट्रायल होगा उस वक़्त पता लगेगा आया इमरान खान ज़िम्मेदार हैं, शाह महमूद कुरैशी ज़िम्मेदार है, उनके कारकुनान ज़िम्मेदार हैं, कौन है, ये उस वक्त मरला उस वक्त आएगा। मैं बहरहाल ये जो है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला, ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है, लेकिन बताना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है कि जिसमें आपको महसूस हो रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी को या किसी और सियासी जमात को जो है वो जलसे और जुलूस करने की इजाज़त नहीं है? इस मौके पर कहा जा सकता है कि जी आप पीटीआई को लाहौर में इजाज़त नहीं मिली, तो पीटीआई को लाहौर को लिबर्टी चौक में इजाज़त नहीं मिली, उन्हें कहा गया कि आप किसी जलसा गाह में चले जाएँ तो आपको इजाज़त मिल जाएगी। तो ये है हकीकत लेवल प्लेइंग फील्ड। एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान पर फिर आ जाते, देख लेते की होता फिर। क्यों जी रज़ी साहब? एक जुमला चाहिए, एक जुमला। लिबर्टी चौक से, इस लिबर्टी चौक में इसलिए इजाजत नहीं मिली कि लिबर्टी चौक की एक हिस्ट्री है, वहां से वो फिर कहीं और तरफ निकल जाया करते हैं, इसलिए इजाजत नहीं मिली।
वैसे भी एनिमी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए थी ना कि आप जो मर्जी कर लें और जहाँ मर्जी चले जाएं। लिबर्टी चौक ज़रूर है, लेकिन ये आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती। रिजवान रज़ी साहब बहुत शुक्रिया। फारूक फैसल खान साहब थैंक यू वेरी मच। ये आज़ादी किसी को नहीं दी जा सकती कि जो मुंह में आए कहते जाओ, हाथ जहाँ मर्जी उठा लो, पत्थर जहाँ मर्जी फेंक दो, बरसा दो और आग जहाँ मर्जी लगा दो। इसकी इजाज़त नहीं होगी और ना होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।